नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सारांश सीरीज के हमारे दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में चर्चा की थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर का जो भी नया डेटा आया है, कृषि के जो भी नए आंकड़े आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कृषि की योजनाएं पढ़ेंगे, फिर खनिज से संबंधित जो भी आंकड़े आए हैं, ऊर्जा से संबंधित जो आंकड़े आए हैं, यूनिट 9 से संबंधित जो भी आंकड़े आए हैं, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। साथियों, कोशिश यही रहेगी कि ये सारे वीडियो हम 4 या 5 फरवरी तक कंप्लीट कर दें ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके। आपकी एक कंप्लेन भी है कि सर वीडियो बनाने में समय लग जा रहा है, बहुत लंबा समय। रीज़न है साथियों, दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एक तरफ हम इतिहास के भी नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उनको बनाने में भी बहुत एफर्ट लग रहा है, क्योंकि अभी भी उसका डेटा बहुत डिसऑर्गेनाइज है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। दूसरा, ये जो टॉपिक जितने भी हम यहाँ बना रहे हैं ना, ये सारे डेटा ड्रिवन टॉपिक हैं। अब डेटा ड्रिवन टॉपिक में होता यह है कि मल्टीपल रिसोर्सेज देखना पड़ता है, फिर उनको वेरीफाई करना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। तो माफ़ी भी चाहूँगा और चाहूँगा कि आप थोड़ा कोऑपरेट करें और ये वीडियो आप देखें ज़रूर, क्योंकि बात वही है कि जो मेहनत करने में आपको 4-5 घंटे लगेंगे, वो मैं 1 घंटे के वीडियो में आपको ला करके दे रहा हूँ, ताकि बहुत मदद हो सके आपके एग्जाम में। ठीक, दूसरी बात, जितने भी हमारे वीडियो हो रहे हैं उनका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। जाइए, यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर सारे PDF मिल जाएंगे। इसका भी मैं PPT दूंगा, उसके बाद एक समरी भी आपको बना के दे दूंगा ताकि हेल्प हो सके आपकी। ठीक है, शुभम गुप्ता PDF के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। मेक श्योर कि आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और सारी जानकारी भी मिल जाएगी। चलिए, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम ये समझ लें कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से डिमेंशंस हम कवर करेंगे। कोशिश वही है कि जितने मैक्सिमम डिमेंशंस हम कवर कर सकते हैं वो हम कवर करें। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो जनरली हम 3 क्षेत्र पढ़ते हुए आए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लेकिन आधुनिक जो वर्गीकरण है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्वाटरनरी और क्वानरी सेक्टर को भी ऐड किया गया है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्या है, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं कि गोल्ड कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, ये सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं साथियों। इसके बाद हम कृषि के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कृषि में वास्तव में सिर्फ फसलें उगाना शामिल नहीं है। एग्रीकल्चर डज नॉट ओनली मीन क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, है ना। कृषि में सिर्फ फसलें उगाना शामिल नहीं है, इसमें मत्स्य पालन और जो हम पशुपालन करते हैं वो भी इसी का हिस्सा है। तो एक बेसिक आउटलाइन हम समझ लेंगे। यहाँ पर भी एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग फसलों के वर्गीकरण के बारे में, मोटा मोटा जानकारी कि आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स किस तरह से होता है। अब 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फसल उगाने का। तो 2 प्रकार की फसलें हैं, एक खाद्य फसलें और नकदी फसलें, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। और दूसरा होता है ऋतु के आधार पर, बेस्ड ऑन द सीजन। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं, जायद, खरीफ और रबी। तो वो हम समझेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा राज्यवार फसलों का उत्पादन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट वाइज क्रॉप प्रोडक्शन, यहां पर हम वही चर्चा करेंगे कि टॉप 3 स्टेट, चावल में टॉप 3 कौन है, व्हीट में टॉप 3 कौन है, इनकी चर्चा करेंगे कि चावल के 3 शीर्ष उत्पादक कौन है, गेहूं के 3 शीर्ष उत्पादक कौन है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। फिर 5वें नंबर पर हम कुछ और डेटा डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो डेटा यहाँ पर है साथियों, ये इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि दोनों जगह एग्रीकल्चर दिया गया है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी दिया गया है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी दिया गया है। तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से है साथियों, अर्थव्यवस्था के रूप में है कि GDP में कितना योगदान है, आयात निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है, इस रूप में ये डेटा है। और फिर आखिर में हम
कृषि संबंधित योजनाओं की चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, इसके लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे जो 20 से 25 मिनट का होगा और उसमें सारी योजनाओं की हम चर्चा कर लेंगे। अब योजनाएं तो देखा जाए तो भारत में सिर्फ केंद्र सरकार 30 से ज़्यादा योजनाएं चला रही है। हमें बस 10-15 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ना है। योजना कब शुरू हुई, मंत्रालय कौन सा है और उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। साथ में हमें यह भी डिस्कस करना है कि क्या कोई नया पोर्टल बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए, कोई नई एप्लीकेशन बनाई गई है एग्रीकल्चर के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि योजना भी है और कहीं ना कहीं एक करंट अफेयर्स भी एग्रीकल्चर का हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। वो भी सारांश सीरीज के तहत ही आएगा और वो लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि हम कितनी चीजें कवर करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं। तो इकोनॉमी को ना 3 अलग अलग आधारों पर आर्थिक गतिविधियों को बांटा जा सकता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम 3 अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहला है कि गतिविधि की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है। तो किसी भी आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर हम उसे 5 भागों में बांट सकते हैं। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर के बेस पर वी कैन क्लासिफाइड इट इनटू द 5 पार्ट। कौन कौन से पार्ट? सर सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, फिर द्वितीयक क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र अर्थात क्वाटरनरी सेक्टर और पंचम क्षेत्र अर्थात क्वानरी सेक्टर। ये 2 जो हैं चतुर्थ और पंचम, ये पहले शामिल नहीं थे। ये बेसिकली ना टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है, लेकिन अब इन्हें अलग से लिखा जाने लगा है, क्वाटरनरी और क्वानरी अर्थात चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा होता है कार्य की स्थिति के आधार पर बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ वर्क, कि किस प्रकार के हालातों में हम काम कर रहे हैं। तो 2 तरह से बांटा गया है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक है साथियों संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मतलब ऐसी सभी आर्थिक गतिविधियां या नौकरियां जहां पर कार्य की दशाएं तय होती हैं, जहां पर वर्किंग कंडीशन को फिक्स किया जाता है। मतलब बताया गया है कि संडे की छुट्टी है, वर्किंग आवर फिक्स किए गए हैं, पीएफ कट रहा है, बीमा की सुविधा दी गई है, बैंक में सैलरी आ रही है, सैलरी आने का एक निश्चित समय है, ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? संगठित क्षेत्र में आएंगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ये सारी सुविधाएं जब नहीं होती तो वो असंगठित क्षेत्र में आता है। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं, कोई भी व्यापारी है, तो व्यापारी खुद और व्यापारी की दुकान में काम करने वाले लोग वो सब असंगठित क्षेत्र में है। हो सकता है कि उनके कार्य के घंटे तय ना हो सकता है उनकी छुट्टी भी तय ना हो, वो पता पड़ा 30 दिन काम कर रहे हैं। तो वो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो वो असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। भारत में अधिकांश जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो असंगठित क्षेत्र में है। 90% से ज्यादा भारत का जो कार्यबल है, मोर देन 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वर्किंग इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों। ठीक है, फिर अगला होता है स्वामित्व के आधार पर, बेस्ड ऑन दी ओनरशिप। अब स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। अगर मान लीजिए कि किसी आर्थिक गतिविधि में सरकार का पैसा लगा हुआ है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है साथियों तो उसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे या पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। जैसे बहुत सी कंपनियां हैं, रेलवे में आज भी पब्लिक सेक्टर का पैसा है। दूसरा बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे आपने भेल का नाम सुना होगा। ठीक है, भेल का नाम सुना होगा। ऐसी और भी कंपनियां हैं साथियों जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, वो पब्लिक सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर जिसमें निजी क्षेत्र का पैसा लगा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी अंबानी, अभी स्टडी IQ जहां पर आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लीजिए कल एक दुकान खोल दी, सरकार का पैसा नहीं है, मैंने खुद के पैसे से खोली, वो सब कुछ निजी क्षेत्र कहलाएगा। तो मेरा यह मानना है कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं जाएगी।
इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र। सबसे पहले आता है कि सर ये जो शब्द है प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्राइमरी एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है अर्थात जो प्राइमरी सेक्टर है साथियों, प्राइमरी सेक्टर है, इसे एक नाम दिया गया है, इसे आधारभूत क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे साथियों? इसे आधारभूत क्षेत्र भी कहा जाता है। इकोनॉमी का आधारभूत क्षेत्र अर्थात फंडामेंटल फंडामेंटल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि दूसरी जितनी भी गतिविधियां हैं वो इसी पर निर्भर होती हैं। जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सारी आर्थिक गतिविधियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र ऐसी आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं साथियों, प्राथमिक क्षेत्र ऐसी आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में अर्थात डायरेक्टली प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, नेचुरल रिसोर्सेस पर निर्भर है। ऐसी सभी क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है सर? तो इसके उदाहरण में ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल बनता है। सबसे पहले आएगा कृषि अर्थात एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि के बाद इसमें शामिल है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक। बागवानी भी इसी में आती है, हॉर्टिकल्चर भी इसी में आता है, ठीक है। मत्स्य पालन भी इसी में आता है मित्रों, मत्स्य पालन अर्थात फिशरीज भी इसमें आती है, ठीक है, मत्स्य पालन। उसके अलावा अब जो अगला पॉइंट में लिखने वाला हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें खनन और उत्खनन भी आता है, खनन व उत्खनन भी आता है, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग भी इसी में ही आती है। तो ये सारे क्षेत्र हैं। अभी आप कहेंगे खनन और उत्खनन क्यों आता है? देखिए, आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टील की फैक्ट्री है, तो स्टील की फैक्ट्री में स्टील बनाने के लिए हमें आयरन ओर की जरूरत होगी, इस्पात बनाने के लिए हमें लौह अयस्क की आवश्यकता होगी, और वो लौह अयस्क हमें प्राकृतिक संसाधन से ही मिलता है, वो लौह अयस्क हमें नेचुरल रिसोर्स से ही मिलता है। यही कारण है कि खनन और उत्खनन को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे, माइनिंग एंड क्वेरिंग को हम प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे। अंडरस्टूड? ये पहली बात हो गई। अगली चीज यहीं पर आप समझें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, बात को समझिए कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, यहां पर जो भी व्यक्ति काम करता है, जो भी यहां पर वर्क फोर्स है, उसे साथियों रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ये प्लीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ये मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया, बहुत बेसिक सी बात है। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। All the economic activities based on the natural resources are known as the primary sector. जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें रेड कॉलर कहा जाता है। दूसरे सभी उद्योग इन पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें आधारभूत क्षेत्र भी कहा गया है, फंडामेंटल सेक्टर भी कहा गया है, ठीक। और इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, क्विरिंग एंड माइनिंग आता है। इसमें कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और द्वितीय क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं। सारी चीजें पीपीटी में लिखी हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर समझ लीजिए, फिर हम पीपीटी पर आएंगे। द्वितीय क्षेत्र क्या है सर? द्वितीय क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी सेक्टर। अब ये और भी आसान हो गया साथियों। द्वितीय क्षेत्र का मतलब है ऐसी सभी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी सभी
आर्थिक गतिविधियां, ऐसी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां विनिर्माण किया जाता है, जहां पर साथियों क्या किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो सारा इसमें आता है। सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का, जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाता है। ठीक है, जहां पर साथियों जो भी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट हैं उनमें वैल्यू एडिशन किया जाता है। इसी को हम मूल्यवर्धन के, इसी को हम विनिर्माण कहते हैं। सर उदाहरण के द्वारा समझाइए। देखिए जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र से हमें गेहूं मिला, हमने इस गेहूं से बिस्किट बना दिया साथियों। हमने इस गेहूं से क्या बना दिया? बिस्किट बना दिया। ठीक है, बिस्कुट बना दिया। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? ये मूल्यवर्धन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें प्राथमिक क्षेत्र से आयरन ओर मिला, आयरन ओर अर्थात लौह अयस्क मिला। हमने क्या किया? हमने इस लौह अयस्क से इस्पात बना दिया। हमने इस लौह अयस्क से इस्पात बना दिया, अर्थात हमने इससे साथियों स्टील बना दिया, स्टील। तो ये भी क्या हो गया? ये भी साथियों द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि हो गई, ये भी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गई। तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम उदाहरण समझें, इसके उदाहरण, तो जहां जहां विनिर्माण होता है, जिस भी कारखाने में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सारे कारखाने इसी में आ जाएंगे, जहां जहां विनिर्माण होता है। अब मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। अब आप कहेंगे सर कि सीमेंट उद्योग भी इसमें आ जाएगा, सीमेंट उद्योग आ जाएगा, विद्युत भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा साथियों, और भी बहुत सारा है, कपड़ा भी आ जाएगा, और मल्टीपल चीजें जो जो आप सोच सकते हैं वो इसमें आती जाएंगी, इस्पात वगैरह, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। अगली चीज ये है कि जो भी व्यक्ति इसमें काम करता है उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है, ब्लू कॉलर। यहां से ना प्रश्न बनते हैं कि वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, यहां से साथियों प्रश्न बहुत बनते हैं कि ये सब क्या है, किनको कहा जाता है। तो जो भी यहाँ काम करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर कहा जाता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें हम रेड कॉलर बोलते हैं, और जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम ब्लू कॉलर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि तृतीय क्षेत्र में क्या होता है साथियों। टर्सरी सेक्टर में किस प्रकार की चीजें होती हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, समझिए, ये और भी आसान है। देखिए तृतीय क्षेत्र को, जो टर्सरी सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है साथियों। इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र का मुख्य कार्य यह होता है कि यह, इसमें ऐसी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं, इसमें ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल हैं साथियों, जो जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को, जो अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है। जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती। एग्जाम्पल, उदाहरण, इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल हैं साथियों। और आज हमारी पूरी जो दुनिया है वो इसी से घिरी हुई है। आप जो नौकरी करने जा रहे हैं वो भी सर्विस सेक्टर में करेंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शिक्षा, एजुकेशन। इसका दूसरा उदाहरण है पर्यटन, पर्यटन में सब चीजें आ जाएंगी, होटल। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण और है साथियों, ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन।
परिवहन। ठीक है, एक और उदाहरण इसका जो हम बहुत यूज करते हैं, बैंकिंग। बैंकिंग बैंकिंग के अलावा इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ इसमें आता है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। और हमारी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में साथियों, 50% से अधिक भागीदारी सेवा क्षेत्र की है। अगर हम जीडीपी में भागीदारी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी को एक लाइन में परिभाषित करें तो भारत की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर आधारित है। अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन करें तो वी कैन से दैट इंडिया इज अ सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी। लेकिन जनसंख्या की निर्भरता कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या लगी हुई है, तो अभी भी भारत की 50% से अधिक जनसंख्या, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट ओनली कंट्रीब्यूट 18% टू इंडियाज जीडीपी। अभी भी भारत की 50% से अधिक जनसंख्या कृषि और संलग्न क्षेत्रों में लगी हुई है, जो सिर्फ हमारी जीडीपी में 18% का योगदान देता है, 18% कंट्रीब्यूट करता है। तो यही कारण है कि भारत को अभी भी हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या का आधे से अधिक जो है वो कृषि गतिविधियों में संलग्न है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन जीडीपी के हिसाब से देखें तो वी आर सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी। हम सेवा क्षेत्र के द्वारा लीड करती हुई अर्थव्यवस्था है। और जो भी व्यक्ति इस तृतीयक क्षेत्र में काम करता है, जो भी व्यक्ति इस टर्सरी सेक्टर में काम करता है, उसे हम वाइट कॉलर कहते हैं साथियों, उसे हम वाइट कॉलर कहते हैं। ठीक है, जो भी सर्विस सेक्टर में काम करता है उसे हम वाइट कॉलर कहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्षेत्र आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं पीपीटी की सहायता से आपको ये समझा देता हूं और फिर हम चतुर्थ और पंचम क्षेत्र की बात करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर आएंगे। देखिए जरा, प्राथमिक क्षेत्र में लिखा है कि अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, इसमें रेड कॉलर वर्कर होते हैं साथियों, लिखा हुआ है रेड कॉलर कार्यकर्ता होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, वानिकी भी इसी में आता है, फॉरेस्ट्री भी इसी में आता है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग इसी में आते हैं। सेकेंडरी, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इंडस्ट्री वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट आर मेड, इसमें ब्लू कॉलर वर्कर आते हैं साथियों, और सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसी में आता है। अर्थव्यवस्था का वह खंड जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करता है। द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द जनरल पॉपुलेशन एंड बिजनेसेस, यहाँ पर जो भी काम करता है वो व्हाइट कॉलर होता है। और इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं, परिवहन आता है, आतिथ्य अर्थात हॉस्पिटैलिटी आती है, स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, वित्तीय और कानूनी सेवाएं आती हैं, मनोरंजन आता है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे 3 क्षेत्र हो गए। अभी बस एक आइडिया होना चाहिए कि अगर उसने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहां पर है तो वो हम बता पाए। अब थोड़ा सा और समझिए। अब ये जो तृतीयक क्षेत्र है ना, इसी का वर्गीकरण कर दिया गया है और इसमें 2 उपभाग बना दिए गए हैं, 2 इसमें सब पार्ट बना दिए गए हैं साथियों। एक हिस्सा इसका बना दिया गया है चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र जिसे क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं, और एक बना दिया गया है पंचम क्षेत्र जिसे क्वानरी सेक्टर बोलते हैं। इसी के हिस्से हैं, सेवा क्षेत्र के ही हिस्से हैं। तो एक छोटा सा अंतर बस आपको याद रखना है, बहुत बेसिक है, कि जो भी व्यक्ति चतुर्थ क्षेत्र में काम करता है, जो भी व्यक्ति क्वाटरनरी सेक्टर में काम करता है, इसे कहा जाता है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, इसे कहा जाता है ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां। ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां
अर्थात नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें ना वो सारे लोग आते हैं जो सेवाओं के क्षेत्र में भी ज्ञान का काम कर रहे हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं वो यहीं पर आएंगे। जितने भी कंसल्टेंट हैं वो सब इसी में आएंगे। जैसे हम टीचर्स को एजुकेशनल कंसल्टेंट कहा जाता है, तो हम फोर्थ सेक्टर में। कोई सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, लीगल कंसल्टेंट है, वो सब लोग चतुर्थ क्षेत्र में आएंगे साथियों, फोर्थ सेक्टर में आएंगे। ठीक है, तो ये लोग आते हैं। और यहां पर भी व्हाइट कॉलर जॉब का वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है, अलग से कोई वर्ड नहीं है, व्हाइट कॉलर ही कहा जाता है। अब हम आते हैं पंचम क्षेत्र पर। तो पंचम क्षेत्र क्या है सर? ये बहुत ही प्राइम चीज है साथियों, यहीं पर हम सब पहुंचना चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्वानरी सेक्टर। पंचम क्षेत्र में ऐसी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जो हर जगह पर टॉप में होती हैं। सीधी सी बात है, जो भी नीति निर्माण से संबंधित है, नीति निर्माण या मैं कहूं कि पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग से जो संबंधित है, टॉप भी कह सकते हैं, टॉप प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं, और जो भी इसमें काम करता है उसे गोल्ड कॉलर कहा जाता है, क्योंकि इनकी सैलरी, इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। सर एग्जाम्पल देंगे? बिल्कुल देंगे साथियों। एग्जाम्पल में इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है सरकार। सरकार में जो भी व्यक्ति टॉप पर है, प्रधानमंत्री, मंत्री, टॉप के अधिकारी, वो सब इसमें आते हैं। जिनके पास इतनी पावर है कि वो पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं, वो नीति निर्माण का काम कर रहे हैं, वो सब इसमें आएंगे। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ वगैरह होते हैं साथियों, जैसे सुंदर पिचई सीईओ है, डायरेक्टर्स हैं, ये सब लोग इसी में आते हैं। जैसे सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जो क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं और इतनी बड़ी कंपनी के पूरे पॉलिसी मेकिंग के पावर इनके पास है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संस्था का जो टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट होता है, वो सब पंचम क्षेत्र में आते हैं। और चूंकि ये इतने पावरफुल हैं, इनके वेतन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। इसलिए इन्हें साथियों गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो बस इतना याद रखना, हमसे बेसिक चीज पूछी जाएगी, ज्ञान आधारित क्षेत्र कौन सा है? चतुर्थ। और नीति निर्माण से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? पंचम। ये पहले या आज भी तृतीय क्षेत्र का ही हिस्सा माने जाते हैं, टर्सरी सेक्टर का ही हिस्सा माने जाते हैं, पर उसी में ये दो अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार इसको देख भी लीजिए कि ज्ञान आधारित सेवाएं, जिसमें सूचना का संग्रह, उत्पादन और वितरण शामिल है, अनुसंधान विकास, वित्तीय योजनाएं और परामर्श, knowledge based services that involve collection, production and distribution of information, research development, financial planning and consultancy। और क्वानरी सेक्शन में the highest level of decision makers who establish policy guideline and policy making, गोल्ड कॉलर कहा जाता है। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले, गोल्ड कॉलर। इसमें सरकार आते हैं, कंपनियों की सीईओ आते हैं। एक बार देखिए इसको जरा ध्यान से, फिर हम अगले हिस्से पर आएंगे साथियों। एक बार देखिए इसे अच्छे से। चलिए साथियों, तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र समझ में आ गए होंगे कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर क्या होते हैं। ठीक, आगे हम एमसीक्यू भी कराएंगे आपको मिक्स करा करके, फॉरेस्ट और इन सभी टॉपिक के, तो वहां ये एक बहुत अच्छे से रिकॉल भी हो जाएंगी चीजें। अब थोड़ी सी चर्चा हम एग्रीकल्चर के बारे में कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये जो शब्द है कृषि, ये जो वर्ड है कृषि, ये अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द से बना है।
ठीक है, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है एग्रीकल्चर, उसका ये हिंदी रूपांतरण है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो हिंदी रूपांतरण है वो कृषि है। ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये भी दो लैटिन शब्द से मिलकर के बना हुआ है साथियों। ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये भी लैटिन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द इसमें है, एक शब्द इसमें है एग्री, एक शब्द इसमें है एग्री, और दूसरा वर्ड है इसमें कल्टस। ठीक है, एग्री का मतलब होता है साथियों मृदा। एग्री का जो मतलब होता है वो होता है मृदा अर्थात सॉइल, इसका मतलब ही होता है सॉइल। ठीक, इसका मतलब ही होता है सॉइल। और कल्टस का मतलब होता है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन अर्थात इसका मतलब है मृदा और इसका मतलब होता है जुताई करना या कृषि करना। तो अगर हम सिर्फ इसके शब्द के अर्थ पर जाएं तो शायद हम कृषि का एक अच्छा मतलब नहीं निकाल सकते, पर आज जो इसकी परिभाषा है ये बहुत बड़े पैमाने पर है। कृषि जो है साथियों एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है या एक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, जो हमने अभी अभी समझा कि यह एक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ये साथियों प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। और कृषि में बहुत सारे क्रियाकलाप आते हैं, कृषि में बहुत सारे क्रियाकलाप आते हैं। इसमें फसल तो आता ही आता है जिसे हम क्रॉपिंग कहते हैं, तो क्रॉपिंग तो डेफिनेटली इसमें आता है, लेकिन क्रॉपिंग के अलावा मत्स्य पालन भी इसमें आता है, अर्थात फिशरी भी इसमें आती है, पशुपालन भी इसमें आता है, अर्थात एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें आती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कृषि का ही हिस्सा है साथियों। ठीक, दूसरी बात आपको ये भी समझना होगा कि भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो हमारी भारतीय कृषि है। तो भारतीय कृषि के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों ने ये शब्द जरूर सुना होगा कि भारत में जो कृषि है वो मौसम आधारित है, और इसीलिए भारत में कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में आज भी इतना आगे बढ़ने के बाद जो मॉनसून है वो कृषि पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में एक लाइन लिखी हुई है, जब इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें मामूली सी गिरावट देखी गई है 0.3% का। इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन हुआ है 0.3% का, और उसके कारण में सबसे बड़ा जो जिम्मेदार बताया गया है वो एल नीनो को बताया गया है। आप जानते हैं कि एल नीनो प्रशांत महासागर, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है, जिसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका इंडिया के मानसून पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आज भी भारत की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि की एक और विशेषता यह है कि भारत में जोतों का आकार बहुत छोटा है। जो जोत का आकार है साथियों वो बहुत छोटा है। जोत का आकार इंडिया में बहुत छोटा है। इंडिया है वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। देखिए भारत में साथियों 80% से ज्यादा जो किसान हैं, मोर देन 80% फार्मर्स जो इंडिया में हैं वो सीमांत और लघु किसान हैं, अर्थात उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। तो इस वजह से क्या होता है, जब जोत का आकार छोटा हो जाता है, मोर देन 80% फार्मर्स जो कि लघु और सीमांत हैं अर्थात मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जोत का आकार छोटा होने की वजह से निवेश बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और उस अनुपात में प्रोडक्शन नहीं मिलता। ये इसकी विशेषता है साथियों। ठीक, एक डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक यहाँ से ना थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखना है, हालांकि ये सारी चीजें दी गई हैं पीपीटी में, बस समझा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर रहा हूँ। देखिए 2 डेटा आपको याद रखना है। 2011 में जो जनगणना हुई थी,
2011 में साथियों जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो सेंसस हुआ था, वो जनगणना ये कहती है कि भारत की जनसंख्या का 54.6% अर्थात 54.6% जो भारत की जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। किस पर निर्भर है? वो कृषि पर निर्भर है, वो एग्रीकल्चर पर आधारित है, वो कृषि पर आधारित है। ठीक, वो एग्रीकल्चर पर आधारित है। ओके, और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्रॉब्लम यह है कि 54% जनसंख्या भारत की जीडीपी में, अगर हम भारत की जीडीपी में इसका योगदान देखें तो सिर्फ और सिर्फ 18.2% है। 18.2% है। ये बिल्कुल नया डेटा मैं आपको बता रहा हूं। तो यही भारत की कृषि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत में 50% से भी ज्यादा जनसंख्या, 2011 की जनगणना ये कहती है कि 54.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत की 54.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि और दूसरी संबद्ध गतिविधियों का जीडीपी में योगदान सिर्फ 18.20% का है एट करंट प्राइस, चालू कीमतों पर। वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सर ऐसा क्यों है। तो इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है साथियों, एक शब्द आपने जरूर सुना होगा और वो शब्द है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक काम जिसमें 2 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 5 लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उन 3 लोगों के पास दूसरा काम नहीं है। तो परिवार में एक खेत है तो उसमें आवश्यकता ना होते हुए भी वो लोग वहां पर खेती कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। एक दो बातें आपको और समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में भारत में लैंड यूज पैटर्न के बारे में पढ़ा था और वहां हमने 2 इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर किए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगा। एक डेटा हमने आपके साथ ये शेयर किया था कि भारत में जो वन क्षेत्र है, भारत का जो वन क्षेत्र है अर्थात इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है साथियों, तो भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76%। याद है आप लोगों को? हमने डिस्कस किया था कि भारत का जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.76% है। और दूसरा शब्द हमने आपको बताया था नेट सोन एरिया अर्थात शुद्ध बोया क्षेत्र, ये 42.89% है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है कि इंडिया का जो नेट सोन एरिया है अर्थात शुद्ध या निवल बोया क्षेत्र है जहां पर कृषि की जाती है, वो 42.89% है। देखिए याद रखना, कुल कृषि भूमि अलग चीज होती है। कुल कृषि भूमि में उस जमीन को भी शामिल किया जाता है जहां पर अभी खेती नहीं की जा रही है लेकिन पोटेंशियल एग्रीकल्चर हो सकता है, उस जमीन पर खेती हो सकती है, उसे भी शामिल किया जाता है। लेकिन नॉट नेट सोन एरिया में हम उन्हीं क्षेत्रों को शामिल करते हैं जहां पर कृषि की जा रही है, जहां पर एग्रीकल्चर इज बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है साथियों, तो इंडिया का जो नेट सोन एरिया है, ये सारा डेटा आपको याद रखना है। इंडिया का जो नेट सोन एरिया है ये 42.89% है। और वन क्षेत्र तो आप जान ही रहे हैं 21.76% है। वो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है और इंडिया का ट्री और फॉरेस्ट कवर कितना है। वो सारी बातें हमने बहुत गहराई से पढ़ रखी हैं साथियों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कृषि का एक बहुत बेसिक, मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें मैंने एग्रीकल्चर के बारे में आपको यहाँ पर बता दी साथियों। ये देखिए ये सब कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि ये लैटिन शब्द से मिल करके बना है, हर चीज यहाँ पर लिखी हुई है। उम्मीद है ये चीजें आप समझते जा रहे हैं। अभी बीच में रिकॉल भी करवाऊंगा मैं आपको कि नेट सोन एरिया कितना था 42.89, फॉरेस्ट कवर कितना है 21.476 है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है तो 18.20 है,
2011 के हिसाब से 2011 के अनुसार जनगणना में कितनी भागीदारी है? तो 54.6% है। ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय फसलों के वर्गीकरण की बात करते हैं, इंडियन क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, भारतीय फसलों को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला जो आधार है वो है प्राथमिक उपभोग के आधार पर, बेस्ड ऑन प्राइमरी कंजम्पशन। इसको प्राथमिक उद्देश्य के आधार पर भी कहा जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति फसलों का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए या लाभ कमाने के लिए कर रहा है तो वो सारी की सारी फसलें साथियों नकदी फसलें कहलाएंगी, अर्थात कैश क्रॉप कहलाएंगी। जैसे गन्ना, अगर एक किसान अपने यहां गन्ना लगा रहा है तो क्या वो पूरा गन्ना खा जाएगा? खुद शक्कर बनाएगा, खुद गुड़ बनाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। गन्ना लगाने का उद्देश्य ही है कि वो मार्केट में बेचेगा और वहां से उसे लाभ अर्जित होगा। कपास, कॉटन, जूट, ये सारी चीजें क्यों लगाता है किसान? इसको बेचने से उसको लाभ का अर्जन होता है, प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ऐसी सभी फसलें जिनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य, जिनके प्रोडक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव खाद्यान्न होता है, प्राथमिक उद्देश्य खाद्यान्न है, फिर अगर बच जाएगा तो हम उसको सेल कर देंगे, वो सारी फसलें फूड ग्रेन में आती हैं या फूड क्रॉप में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए गेहूं, चावल, दलहन, ये हम क्यों लगाते हैं? दालें क्यों लगाते हैं? गेहूं चावल क्यों लगाते हैं? इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फूड है। इनका प्राथमिक उद्देश्य है कि इससे हम खाद्य की प्राप्ति कर सकें, इससे हम फूड ग्रेन को प्राप्त कर सकें। दूसरा, ऋतु के आधार पर, बेस्ड ऑन द सीजन, 3 प्रकार की फसलें होती हैं साथियों। जायद की फसलें, इन्हें समर क्रॉप भी कहा जाता है। समर, ये जनरली ये जो फसलें होती हैं ये मार्च अप्रैल के बीच में होती हैं साथियों। मार्च के शुरुआती समय में इन्हें लगाया जाता है और अप्रैल के आखिरी महीनों में इन्हें, अप्रैल मई के महीनों में इन्हें काट लिया जाता है। इसमें 4 प्रमुख फसलें आती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, करेला और ककड़ी। ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर और बिटर गार्ड, ये आते हैं इस मुख्य रूप से। फिर जो खरीफ की फसलें हैं साथियों, इन्हें रेनी सीजन की क्रॉप भी कहा जाता है, क्रॉप ऑफ रेनी सीजन, क्योंकि ये बारिश के समय पर लगाई जाती हैं। इनकी जो बुआई का समय होता है वो वही होता है मार्च अप्रैल मई, इसके आसपास इनकी बुआई की जाती है और इनकी जो कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में हो जाती है साथियों। ठीक, और फिर आती है रबी की फसलें, इन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। इन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। नवंबर दिसंबर में इनकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल के आसपास इनकी कटाई हो जाती है। तो अभी जो फसलें आप खेतों में देख रहे हैं, चाहे गेहूं हो, सरसों हो, मटर हो, चना हो, ये सब रबी की फसलें हैं। रबी को याद करने का तरीका भी है, सर्दी में भी 2 शब्द होते हैं और रबी में भी 2 शब्द होते हैं, तो ईजिली याद हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी रबी की फसलें हैं। आइए थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ते हैं और जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इनके बारे में क्या कहता है साथियों। तो देखिए, सबसे पहले हम खाद्य फसलों की बात करते हैं। तो जो फसलें मुख्य रूप से उपभोग के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जो फसलें मुख्य रूप से उपभोग के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर यूज एज द फूड, उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। उदाहरण, चावल, गेहूं, मक्का, दालें, बाजरा इत्यादि, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, मिलेट्स एटसेट्रा। भारत में 2017 का एक डेटा है और 2017 का डेटा ये कहता है कि जितनी भी फसलें भारत में लगाई जाती हैं उसमें खाद्य फसलों की हिस्सेदारी 72% है और 28% जो है वो कैश क्रॉप या नकदी फसलों की हिस्सेदारी है। और इसमें भी 72% में से भी जो सबसे ज्यादा हिस्सा है साथियों वो चावल का है। इसीलिए चावल को भारत का मुख्य खाद्य बोलते हैं, राइस को इंडिया का स्टेपल फूड बोलते हैं। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि किस फसल को भारत का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है, किस क्रॉप को इंडिया का स्टेपल फूड कहा जाता है, तो जवाब होगा चावल, जवाब होगा राइस। क्योंकि राइस का प्रोडक्शन या राइस का जो एरिया है,
जितने क्षेत्र में फसलें बोई जाती हैं उसमें चावल का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, राइस का एरिया उसमें सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में तो 3 अलग अलग वैरायटी पूरे साल भर बोई जाती है। अमन, बोरो और ओन्स नाम की प्रजातियां वहां होती हैं चावल की। ठीक है, तो ये 2 बातें हमें यहां से समझ में आई। पहली बात कि भारत में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उसमें 72% जो उत्पादन है वो खाद्यान्न फसलों का होता है, फूड ग्रेन्स का होता है। दूसरी चीज हमें समझ में आई कि खाद्यान्न में भी सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो चावल का है, वो राइस का है। यही कारण है कि भारत में चावल को स्टेपल फूड कहा जाता है कि एक तो बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है और उतनी ही ज्यादा चावल की डिमांड होती है, उतनी ही ज्यादा उसकी मांग भी है। एक और बात आपको समझना है, इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पर पंजाब है। यहां से मित्रों सवाल बनते हैं कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पर पंजाब है। आखिरी में टेबल भी है, वहां भी बना दिया। एक ग्राफ भी है साथियों, अगर आप ये ग्राफ देखें तो देखिए इस ग्राफ में आपको एक बात नजर आएगी जो अच्छी बात नहीं है कि भारत में 2022-23 की तुलना में जो खाद्यान्न फसल है इनके उत्पादन में गिरावट आई है। गिरावट बहुत मामूली है, 0.3% की है, पर गिरावट आई है। उससे पहले अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली हमारा ग्राफ ऊपर ही गया है, कंटिन्यूअसली हमारा ग्राफ ऊपर ही गया है। जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है वो पिछले साल की तुलना में 0.3% कम हुआ है। तो अगर ये कथन बनता है कि गिरावट आई है कि बढ़ोतरी हुई है, तो वो बढ़ोतरी हुई है, ये गलत स्टेटमेंट होगा। फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, खाद्यान्न फसलों का जो उत्पादन है उसमें कमी आई है, बहुत स्लाइट कमी है पर कमी है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो ऑयल सीड, जो खाद्य तेल वाली फसलें हैं वो बढ़ी ही हैं। अगर पल्सेस देखें तो पल्स भी, दालें भी थोड़ा सा इंक्रीज ही होते हुए हमें श्री अन्न है, ये श्री अन्न थोड़ा सा बढ़ा है, 1% बढ़ा है। और जो पल्सेस हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट है जो साफ साफ देखी जा रही है। ठीक है, तो दालों में गिरावट है। फूड, इसमें देखें कि फूड ग्रेन खाद्यान्न में गिरावट आई है, दालों में गिरावट आई है, श्री अन्न या मोटा अनाज इसमें बढ़ोतरी हुई है, ऑयल सीड तिलहन इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये ग्राफ देख के समझ में आ रहा है, यहां से डेटा शुरू हो गया है हमारा, यहां से डेटा ओरिएंटेड चीजें शुरू हो गई हैं। ठीक, अब दूसरा है नकदी फसलें अर्थात कैश क्रॉप। अभी मैं परेशान मत हो, ये रिकॉल भी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, अभी रिकॉल करेंगे जैसा हम पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, कैश क्रॉप, तो जो फसलें लाभ कमाने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें नकदी फसलें कहते हैं। उदाहरण गन्ना, तिलहन, ऑयल सीड, मसाले, कपास, तंबाकू, टोबैको, चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि, बहुत सारी हो सकती हैं। शुगर केन, ऑयल सीड, स्पाइसेस, कॉटन, टोबैको, टी, कॉफी एटसेट्रा। ठीक, और इनका जो प्रतिशत है वो 27.8% है। 72 खाद्यान्न का है तो लगभग 28 इनका हो जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं साथियों। तो अब थोड़ा सा ना मैं रिकॉल करा देता हूं चीजें ताकि जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो हमें यह समझ में आया सर कि फूड क्रॉप जिन्हें हम खाद्यान्न के नाम से जानते हैं या खाद्य फसलों के नाम से जानते हैं, तो खाद्यान्न हम किन्हें कहते हैं सर? ऐसी फसलें जिनका उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य ही खाद्य होता है, जिनके प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ही फूड होता है। सर उदाहरण क्या क्या मिले हमें? चावल, गेहूं, दालें, मोटा अनाज अर्थात मिलेट, ये सब इसका उदाहरण है। मोटा अनाज, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक क्षेत्रफल और मांग किसकी है? तो इन सब में सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल का है। इसीलिए चावल को हमने क्या कहा साथियों? इसे हमने भारत का प्रमुख खाद्य कहा। इसीलिए इसे हमने भारत का प्रमुख खाद्य कहा। इसे हमने स्टेपल फूड ऑफ इंडिया कहा, स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। दूसरी बात हमें यह समझ में आई कि सर भारत में अगर
100% इलाके पर कृषि हो रही है मान लेते हैं, तो इसमें 72.8% क्षेत्र पर फूड क्रॉप अर्थात खाद्यान्न उगाया जाता है, और 27 दशमलव माफ कीजिए 72.2 है, 72.2% भाग पर फूड क्रॉप है और 27.8% भाग पर कैश क्रॉप या नकदी फसलें उगाई जाती हैं। ये डेटा हमें याद होना चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट। फिर यहीं से हमें एक और बात समझ में आई कि सर वो भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 2023-24 की बात करें तो इसमें हमें कुछ शॉकिंग रिजल्ट देखने मिले हैं। तो शॉकिंग रिजल्ट क्या क्या हैं? जैसे एक रिजल्ट ये है कि अगर आपसे पूछे कि जो फूड ग्रेन है अर्थात जो खाद्यान्न है, तो खाद्यान्न में क्या स्थिति देखने मिली है? तो सर खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आई है। कितनी कमी आई है? मामूली सी कमी है, 0.3% की पर कमी आई है। उससे पहले लगातार भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, उससे पहले लगातार इंडिया में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा है। दूसरी बात, अगर हम दालों की चर्चा करें तो जो दाल है साथियों, जो पल्सेस हैं, पल्सेस जो हैं इनके उत्पादन में भी कमी आई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तुअर और मसूर के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। फिर दालों के अलावा अगर हम मोटे अनाज की बात करें, मोटा अनाज जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है, मोटा अनाज प्लस तिलहन, मोटा अनाज प्लस तिलहन, श्री अन्न और तिलहन, तो इनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ऑयल सीड और मिलेट के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। मिलेट के प्रोडक्शन में लगभग 1.1% का इंक्रीज है, 1.1% की वृद्धि है। ये हमने रिकॉल भी कर लिया। नकदी फसलें भी हमने आपको बता दी कि ऐसी फसलें जिनके उत्पादन का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जन होता है उन्हें नकदी फसलें कहते हैं। उनकी जो हिस्सेदारी है वो 27.8% है, 27.8% है, 27.8% है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं हम इसके। अब इसी तरह से 3 फसलें और हैं जो ऋतु के आधार पर विभाजन है। किस आधार पर विभाजन है? ऋतु, बेस्ड ऑन द सीजन, बेस्ड ऑन द सीजन। अब ऋतु के आधार पर विभाजन किस तरह से है साथियों? तो सीजन के बेस्ड पर जो क्लासिफिकेशन है वो 3 रूपों में किया गया है, 3 अलग अलग रूपों में वर्गीकरण किया गया है। एक है जायद की फसलें, जायद क्रॉप, दूसरा है खरीफ की फसलें, खरीफ, और तीसरा है रबी की फसलें। भारत में मैं डेटा आपको एक शेयर कर दूं कि भारत में जो खरीफ की भागीदारी है वो रबी से ज्यादा है, खरीफ की भागीदारी रबी से ज्यादा है। और पता है इसका कारण भी है, क्योंकि भारत की जो प्रमुख फसलें हैं ना जिनका उत्पादन ज्यादा होता है, जैसे चावल, राइस, गन्ना, शुगर कैन, सोयाबीन, ये सब जो हैं ये खरीफ की फसलें हैं। कपास, ये सब खरीफ की फसलें। यही कारण है कि खरीफ की हिस्सेदारी भारत में ज्यादा है। आइए अब इनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जायद की जो फसलें हैं साथियों, ये बहुत ही ना शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती हैं, और रबी और खरीफ के बीच में जो थोड़ा सा समय मिलता है 1-2 महीने का, उसी बीच में जायद की फसलें उगाई जाती हैं। तो लिखा भी हुआ है ये ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं साथियों, ये ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं, और ये फसलें खरीफ और रबी के बीच थोड़े समय के लिए उगाई जाती हैं, मुख्य रूप से मार्च से जून तक। तो वही है, मार्च से जून, मार्च से मई, इसी बीच में ये उगाई जाती है। जैसे अभी फरवरी के अंत में लोग तरबूज, खरबूज लगाना शुरू कर देंगे, ककड़ी, खीरा जिसको बोलते हैं लगाना शुरू कर देंगे, और फिर इनका प्रोडक्शन आते आते मई जून के महीने तक ये पूरी तरीके से गायब होने लगते हैं, मई जून के महीने तक ये पूरी तरीके से गायब होने लगते हैं। तो ये समर क्रॉप्स हैं और ये शॉर्ट पीरियड के लिए उगाई जाती हैं साथियों, जनरली मार्च से जून के बीच में, मार्च से जून के बीच में, जून भी बिल्कुल शुरुआती जून, 10-15 जून तक आपको ये फसलें खत्म होते हुए दिखाई देती हैं। उसके बाद प्रमुख फसलों में खरबूजा, तरबूजा,
ककड़ी, अब मूंग दोनों जगह है, मूंग दोनों जगह है साथियों, लोबिया और मूंग दोनों जगह है, और कुछ पत्तीदार सब्जियां, ये सारी चीजें। बिटर गार्ड, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, ये सारी फसलें होती हैं। ठीक, तो हम यहाँ अपने जो शॉर्ट नोट है उसमें ये बात मेंशन कर सकते हैं कि जो जायद की फसलें हैं ये मुख्य रूप से साथियों मार्च से लेकर के जून के बीच में उगाई जाती हैं। अब यहां से जो खरीफ है, खरीफ, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट बनेंगे हमारे, और रबी में भी हमारे 2 पॉइंट बनेंगे। एक तो बनेगा कि इनकी बुवाई कब हो रही है, और दूसरा बनेगा कि इनकी कटाई कब हो रही है। ठीक है, इनको बोया कब जा रहा है, सोइंग कब हो रही है, और इनकी हार्वेस्टिंग कब हो रही है। 2 चीजें बनती हैं। ठीक, कि इनकी सोइंग कब हो रही है और हार्वेस्टिंग। तो जो खरीफ की फसलें हैं ये वर्षा ऋतु की फसलें हैं, ये रेनी सीजन की क्रॉप है मुख्य रूप से। तो इन्हें जून जुलाई के महीने में इनकी बुआई की जाती है। इनकी जो बुआई है, इनको जो सोन किया जाता है वो जून जुलाई के महीने में, जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होता है, साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया में शुरू होता है, तब इन फसलों को बोया जाता है साथियों। और इन फसलों को लगभग सितंबर अक्टूबर महीने में काट लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिस कारण इन्हें मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। उदाहरण, चावल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, अरहर इत्यादि। राइस, ज्वार, मिलेट, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, जूट, सुगर कैन, टोबैको, पिजन पी, अरहर या तुअर, ये सारी खरीफ की फसलें। अब एक बात आप समझें, एक कॉमन सेंस से यहाँ पर एक बात समझें कि इनकी जो बुआई है ये जून जुलाई के महीने में हो रही है, जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो रहा है। कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर में हो रही है साथियों। सितंबर अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो आप ही एक बात समझें कि इस समय भारत में मौसम की स्थिति कैसी है, जलवायु इस समय इंडिया में कैसी है, तो आप पता कर पाएंगे कि सर इस समय भारत की जो जलवायु है, एक तो भारत में वर्षा बहुत ज़्यादा है, इंडिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरा भारत में तापमान भी ज़्यादा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस समय की जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो चावल हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, ज्वार, बाजरा, अरहर, इन सब को उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये ज्यादा तापमान सहन करने वाली फसलें हैं। ये कॉमन सेंस भी हम डेवलप कर सकते हैं। इन्हें पानी की भी ज्यादा नीड होती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी हैं, अरहर, जिन्हें बहुत एक्सट्रीम पानी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें तापमान अच्छा चाहिए है पकने के लिए। ठीक, इसके बाद आती हैं रबी की फसलें। तो रबी की फसलों को ना सर्दी की फसलें भी कहा जाता है, इन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो ये जो फसलें हैं साथियों, इन्हें जनरली नवंबर और दिसंबर के महीने में बोया जाता है, और मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी कटाई हो जाती है। नवंबर और दिसंबर के महीने में जनरली इनको बोया जाता है, और मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी कटाई हो जाती है। एग्जाम्पल, गेहूं, जौ, बारले, मटर है, ये गलती से तजर हो गया, ये मटर है साथियों। ठीक, चना, सरसों, मस्टर्ड, मसूर, ये सब अभी की फसलें हैं, और ये हमें देखने के लिए भी मिलती हैं। ये सारी क्रॉप्स हमें देखने के लिए भी मिलती हैं। अभी आप देखेंगे तो ये सारी फसलें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम कहें कि सर ये कब की फसलें हैं, तो उनकी जो बुवाई हो रही है वो नवंबर दिसंबर के महीने में हो रही है। नवंबर दिसंबर महीने में इनकी बुआई हो रही है, और इनका जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च और अप्रैल के महीने में हो रहा है। ये शीतकालीन फसलें हैं, मतलब इन्हें कम तापमान और कम बारिश की जरूरत होती है। मैं एक बात आपको अभी से बता दूं, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कि भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, वो रबी की फसलों के लिए अमृत का काम करता है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ, जो कि मुख्य रूप से आप देखें तो भूमध्य सागर के ऊपर उठने वाला एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है,
जो मेडिटेरियन सी पर आता है और जो पश्चिमी जेट धारा के माध्यम से, वेस्टर्ली जेट के माध्यम से भारत तक पहुंचता है। और भारत आकर के फिर ये वर्षा करता है, शीतकालीन वर्षा करता है, जिसे हम मावट कहते हैं। ये जो मावट या शीतकालीन वर्षा है, ये रबी की फसलों के लिए अमृतत्व का काम करती है। रबी क्रॉप्स के लिए साथियों ये बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, अमृत है। अमृत को इंग्लिश में एक वर्ड है, अभी दिमाग से निकल गया, वो आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इमोरल ऐसा कुछ एक वर्ड है साथियों, ठीक। तो फसलों में कौन कौन सी फसलें हो गई सर? रबी की फसलों में याद रख लेंगे साथियों कि रबी की फसलों में जो फसलें शामिल हैं तो उसमें गेहूं है, ये तो हम अभी देख ही रहे हैं, गेहूं है। जौ अर्थात बारले है। मटर, मटर, मसूर, मसूर है। सरसों अर्थात मस्टर्ड और रेपसीड अभी इसी समय होता है साथियों। ये सारी अभी की फसलें हैं, है ना, ये सारी अभी की फसलें। चना बहुत इंपॉर्टेंट, दालों में भारत में जो सबसे अधिक दाल होती है वो चना होती है। चना दालों में सबसे 50% से ज्यादा इंडिया की दालों में कंट्रीब्यूशन चना का है। चना दलहन है साथियों। चना जो है, जो ग्राम है, वो पल्सेस में आता है, ठीक। तो ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जायद मार्च से जून तक है। खरीफ की बुआई जून जुलाई में हो रही है, कटाई सितंबर अक्टूबर में हो रही है। रबी सर्दी की फसल है, नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल के पास इसकी कटाई होती है। तो ये हो गया साथियों फसलों का वर्गीकरण। ये रबी की फसलें हैं और वो खरीफ की फसलें हैं जो यहाँ आपको दिख रही हैं। रागी भी खरीफ में ही आती है, राइस है, ये सारी चीजें हो गई। अब एक चीज और है, मैं डेटा पर जाने से पहले थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कशन, एक दो ग्राफ है उनको लेकर के डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे एक ये ग्राफ है, ये फूड सब्सिडी से रिलेटेड है। अब क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि ज्योग्राफी में आपका एक टॉपिक है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो फूड सब्सिडी है, भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, वो 2020-21 में बहुत ज्यादा हो गई थी। कारण था कि उस समय कोविड आ गया था। लेकिन अभी आप लगातार देखें तो ये कम होती जा रही है। इसका जो ग्राफ है, अगर मैं यहां एक बिंदु बनाऊं, यहां दूसरा बिंदु बनाऊं, यहां तीसरा बिंदु, तो इसमें हल्की हल्की कमी देखने के लिए मिल रही है। 2022-23 में सब्सिडी थोड़ी कम हुई, 2023-24 में सब्सिडी और भी कम हो गई, फूड सब्सिडी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा निशुल्क खाद्य कार्यक्रम चलाता है, निशुल्क खाद्य कार्यक्रम चलाता है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत चलता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चलता है। उसके अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उसी के अंदर मिड डे मील की योजना है, जिसे अब पीएम पोषण अभियान के नाम से जाना जाता है साथियों। एक बात और भी है कि आपने एक कृषि का प्रकार सुना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। आपने एक नाम सुना होगा साथियों, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसी को झूम एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। हिंदी में इसे कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है और हिंदी में ही इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता यह है साथियों कि जैसे मान लीजिए, बेसिक तरीके से समझिए अभी बहुत, कि ये जमीन का एक टुकड़ा है। लेट्स अज्यूम कि दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। ये जमीन का एक टुकड़ा है साथियों, और इस जमीन के टुकड़े पर जंगल है या पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, जंगल भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। जैसे मान लें कि इस तरह से ये जंगल लगे हुए हैं, तो लोग क्या, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल है, तो लोग क्या करेंगे, वो सबसे पहले आएंगे, यहाँ इन पौधों को काटेंगे। काटने के बाद वो यहाँ कृषि करना शुरू कर देंगे। काटने के बाद वो यहाँ एग्रीकल्चर अर्थात कृषि कार्य शुरू कर देंगे। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पर कृषि करेंगे, वो 4 या 5 साल यहाँ पर कृषि करेंगे। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, फिर वो इसके उत्पादकता कम हो जाएगी, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी।
ठीक, फिर वो उस जगह को छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद फिर वो नई जगह पर जाएंगे, यहां भी पेड़ों को काटेंगे और कृषि करना शुरू कर देंगे। फिर कुछ साल यहां कृषि करेंगे, वापस से वो इसी क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर वो एक सर्कल इस तरीके से चलता रहेगा। जनजातियों के बीच में ये कृषि प्रणाली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे काम की बात यह है कि अगर आप याद करें तो एमपीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था पेंडा कृषि को लेकर के कि पेंडा किस क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक, तो हमें नाम पता होना चाहिए कि कर्तन और दहन कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आइए ये चीज हम समझते हैं साथियों कि किन नामों से इसे जाना जाता है। तो शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है उसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, उसे साथियों मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलिया के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में उसे मिलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, वहीं वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इसे एका कहते हैं। मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में इसे मसोले बोलते हैं। इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं और वियतनाम में इसे रे के नाम से जानते हैं। मुझे ये लगता है कि चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो ये शायद वो ना पूछे एग्जाम में, लेकिन भारत के क्षेत्रों में इन्हें किन नामों से जाना जाता है ये चीज पूछी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश में इसे वेबर या दहिया कह करके पुकारते हैं। मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं साथियों इसे? मध्य प्रदेश में इसे वेबर या दहिया के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पेंडा कहा जाता है। ओडिशा में बरोगो, पमादबी, कोमन या सीधा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में दीपा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, साउथ ईस्ट जो राजस्थान है वहां वालतरे या तलरे कहते हैं। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में कुमारी कहते हैं। हिमालय में खिल बोलते हैं। झारखंड में करुवा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूमिंग कहा जाता है। तो जो झूम कृषि शब्द है वो मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट से आया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हम इसे झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। झारखंड में करुवा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे वेबर या दहिया कहते हैं। वहीं जो आंध्र प्रदेश है वहां पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में बरोगो, पमादमी, कोमन या सीधा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तालरे के नाम से जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया, छत्तीसगढ़ में दीपा, आंध्र प्रदेश में पेंडा, झारखंड में करुवा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम के नाम से, और साथियों जो पश्चिमी घाट है वहां कुमारी के नाम से जानते हैं। ये कुछ बेसिक है दैट यू मस्ट नो। एक बार उसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और राज्यवार फसल उत्पादन की बात करते हैं साथियों। चलिए अब हम साथियों आगे चलते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं, विच इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि राज्यवार भारत में फसलों का उत्पादन किस प्रकार से है, स्टेट वाइज प्रोडक्शन क्या है। और आज ना हम इकोनॉमी वाला डेटा इस वाले वीडियो में नहीं लेंगे क्योंकि आज के लिए इतना डेटा काफी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कल, अभी मैं रिकॉर्ड अभी कर दे रहा हूं पर इसको हम कल डालेंगे साथियों, ठीक है। तो इकोनॉमी वाला डेटा हम कल डाल देंगे। आज सिर्फ आप राज्यवार फसलों का डेटा याद कर लीजिए। तो एक दिन में आप इतना डेटा जब तक बोलते हैं ना डाइजेस्ट करेंगे, कल मैं आपको फिर इकोनॉमी वाला डेटा दे दूंगा विद स्कीम्स, योजनाओं के साथ। तो अब हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि राज्यवार डेटा क्या है, स्टेट वाइज डेटा क्या है फसलों का। तो सबसे पहले हम साथियों अगर टोटल फूड ग्रेन की बात करें, कुल खाद्यान्न की बात करें, तो नंबर 1 यूपी, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर पंजाब। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और जो तीसरा स्थान है वो साथियों पंजाब का है। वहीं अगर हम टोटल मिलेट, कुल मोटे अनाज की बात करें, ये सारा डेटा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से लिया गया है, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से।
तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको इस डेटा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, सारा डेटा ऑथेंटिक है। कुछ भी दिक्कत होगी तो हम इकोनॉमिक सर्वे लेकर के पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा कर्नाटक का है और तीसरा मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश मोटे अनाज में नंबर 3 पर है और वहीं कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। फिर कुल दलहन, टोटल पल्सेस, कुल दलहन में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 है और राजस्थान नंबर 3 पर है। खाद्यान्न में यूपी, एमपी, पंजाब। मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक, एमपी। दालों में एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान, एमपी तीनों में है। उसके अलावा कुल तिलहन, टोटल ऑयल सीड जिनका उत्पादन बढ़ा है, उसमें नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पर गुजरात है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मध्य प्रदेश को इतने कृषि पुरस्कार मिलते हैं, क्यों एमपी को इतने एग्रीकल्चरल अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश इस सब में शामिल है, ठीक है। अब हम एक एक फसल की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ डेटा शेयर कर सकता हूँ, याद करने के लिए मेहनत करनी होगी। मैंने बस अच्छा काम ये कर दिया है कि टेबल बना के दे दिया है ताकि आपको चीजें इजी पड़े। व्हाट यू कैन डू, आप इसमें एमपी का डेटा भी यूज कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का डेटा भी आप यूज कर सकते हैं। फसल में चावल में पहला स्थान तेलंगाना, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल, बिल्कुल डायनेमिक बदल गया। बहुत लंबे समय तक वेस्ट बंगाल लीड करता था, इस बार वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 1 तेलंगाना, 2 यूपी और 3 वेस्ट बंगाल है। ये बड़ा चेंज है। गेहूं में यूपी, एमपी और पंजाब, गेहूं में यूपी, एमपी और पंजाब है। वहीं मक्का अर्थात मेज में कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश है। मक्का में कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश है साथियों, ठीक। ज्वार अर्थात सोरगम में महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान है साथियों। बाजरा, बाजरे में राजस्थान, यूपी और गुजरात का नंबर है। ज्वार में महाराष्ट्र नंबर 1 है, बाजरा में राजस्थान नंबर 1 है। अच्छा, सबसे पहले ना आप नंबर 1 याद रखो। जैसे टोटल फूड, टोटल फूड में नंबर 1 यूपी। टोटल मिलेट, मोटे अनाज में नंबर 1 पर राजस्थान। कुल दालों में नंबर 1 एमपी और तिलहन में नंबर 1 राजस्थान। तो मोटा अनाज और तिलहन में नंबर 1 राजस्थान है, दालों में नंबर 1 मध्य प्रदेश है और खाद्य में नंबर 1 यूपी है। चावल में नंबर 1 तेलंगाना, गेहूं में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, फिर मक्के में नंबर 1 कर्नाटक, ज्वार में नंबर 1 महाराष्ट्र, बाजरा में राजस्थान और रागी में कर्नाटक, रागी में कर्नाटक, ठीक है साथियों। और स्मॉल मिलेट, जो स्मॉल मिलेट होते हैं ना साथियों, छोटे, ऐसा ही बोल सकते हैं कि स्मॉल मिलेट को स्मॉल मिलेट ही बोलेंगे, छोटा श्री अन्न बोल दीजिए। इसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। स्मॉल मिलेट में एमपी नंबर 1 पर है साथियों, उत्तराखंड नंबर 2 पर और उड़ीसा नंबर 3 पर। एमपी नंबर 1 पर, उत्तराखंड नंबर 2 पर और उड़ीसा नंबर 3 पर है, ठीक है। फिर अरहर, तो अरहर में कौन है साथियों, ये नंबर गलत हो गया, उस पर मत जाइए। अरहर में नंबर 1 कर्नाटक, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे में यूपी। मूंगफली में आप देखें तो नंबर 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। सोयाबीन में एमपी नंबर 1 पर आ गया है, पहले महाराष्ट्र था, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो अब आप मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोल सकते हैं। सूरजमुखी में कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा। सरसों में राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश। गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। चाय में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। जी हां, असम नंबर 1 पर है चाय में, पश्चिम बंगाल नहीं है। कॉफी में हमेशा की तरह कर्नाटक और हमेशा रहेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, 70% के आसपास। कपास में गुजरात नंबर 1 आ गया है, महाराष्ट्र नंबर 2 है। जूट में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तंबाकू में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात।
तंबाकू में। इसका डेटा थोड़ा डाउटफुल है, एक बार चेक करेंगे, देखेंगे। रबर में केरल नंबर 1 है। त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में रबर का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, त्रिपुरा नंबर 2 पर है और कर्नाटक नंबर 3 पर है। भारत रबर में तीसरे नंबर पर आता है, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया तीसरे नंबर पर है। चने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है साथियों, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और राजस्थान नंबर 3 पर है। स्मॉल मिलेट में जो है ना, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ये सब चीजें आती हैं। हमेशा अभी आपको जो प्रयास करना है कि नंबर 1 याद करो हर चीज का। अरहर कर्नाटक, मूंगफली गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सूरजमुखी कर्नाटक, सरसों राजस्थान, गन्ना उत्तर प्रदेश, चाय असम, कॉफी कर्नाटक, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, रबर केरल, चना मध्य प्रदेश। अच्छा, आप ये भी देख सकते हो कि मध्य प्रदेश नंबर 1 किस में है। तो नंबर 1 देखिए एमपी किस किस में आ रहा है। तो एमपी अगर आप लिस्ट बनाना चाहो यहां पर कि मध्य प्रदेश नंबर 1 किस किस में है साथियों, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि सर एमपी जो है उसका पहला स्थान स्मॉल मिलेट में है, स्मॉल मिलेट में है जो दिख रहा है। सर सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, सर सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और देखिए और मध्य प्रदेश कहां नंबर है सर, चना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है सर, चने में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और दालों में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, दाल के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश साथियों नंबर 1 पर है। तो ये भी एक डेटा याद करने का तरीका होता है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 कहां कहां पर है। तो इन क्षेत्रों में एमपी नंबर 1 है, जो हमने अभी डेटा लिखा कि सर मध्य प्रदेश अगर पूछा जाए तो स्मॉल मिलेट, सोयाबीन, चना और दाल इन सब में नंबर 1 पे आ रहा है। अब नंबर 2 भी देख लीजिए कि सर नंबर दूसरा कहां कहां है एमपी का। तो दूसरे नंबर में जो डेटा आपको मिलेगा उसमें अगर आप देखें तो यहां तो नहीं, लेकिन इस वाली शीट में आपको एमपी जरूर मिलेगा। अब देख पाए तो खाद्यान्न में नंबर 2 पर हैं हम, और तिलहन में नंबर 2 पर है, खाद्यान्न में तिलहन में नंबर 2 पर है, गेहूं में भी नंबर 2 पर है। तो अगर हम यहां पर बनाना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि सर नंबर 2 हम किस किस में हैं, हम खाद्यान्न में नंबर 2 हैं, फूड ग्रेन में, हम तिलहन में, ऑयल सीड में भी नंबर दूसरे पर है, और गेहूं में भी नंबर दूसरे पर है। ये भी इस तरह से भी आप पढ़ें तब भी आपको चीजें याद होंगी। मुझे पता है डेटा ड्रिवन टॉपिक है, आसानी से याद नहीं होता। नंबर 3 मूंगफली में नंबर 3 पर है, सरसों में नंबर 3 पर है साथियों, हम मूंगफली सरसों में नंबर 3 पर आ रहे हैं हम, ठीक है, मूंगफली और सरसों में नंबर 3 पर है। उसके अलावा मोटे अनाज में हम नंबर 3 पर हैं, मोटे अनाज में भी हम नंबर 3 पर हैं। तो सरसों, मूंगफली और मोटे अनाज में हम नंबर 3 पर आ रहे हैं। तो यहां से भी सवाल बन सकता है। ये सारा डेटा मैं फिर से बता दूं कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का है, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे का है, ठीक है। वहां से अगर आप मैच करेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। इतने डेटा को डाइजेस्ट करो। उसके बाद साथियों अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां दी गई हैं, उसमें कृषि, ये आंकड़े इकोनॉमी के हैं। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जीवीए में भागीदारी क्या है, उत्पादन कैसा क्या रहा है, कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, ये कल ही वीडियो मिलेगा, क्योंकि डेटा तो बन चुका है, तो कल ही आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। आज इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और फिर हम ये पढ़ेंगे। जैसे कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक आता है। तो उम्मीद यही है साथियों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं एक बार फिर से आपको एक जानकारी दे दूं कि इसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख पाइए, नाफेड वगैरह के बारे में, जल जनगणना के बारे में। तो कल का लेक्चर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कल का लेक्चर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये ग्राफ भी दिए हैं हमने सारे के सारे, ठीक है, ये ग्राफ भी हमने यहाँ पर दिए हुए हैं साथियों। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यू विल गेट ऑल द स्टफ। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लें, यहीं पर आपको PDF मिलेगा साथियों। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। यहाँ जाइए, ऑलरेडी नोट्स बहुत शॉर्ट हैं,
तो इनको पढ़िए एक बार, PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर से मैं रिपीट कर दूं, खनिज का अभी वीडियो आएगा, ऊर्जा का वीडियो आएगा, यूनिट 9 का वीडियो आएगा। इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा लाने की। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं हिस्ट्री के लेक्चर में शाम को 6:30 बजे, और रेगुलर चल ही रहा है, और कल दोबारा इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।